दोस्तों नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से दंती दुर्ग अपने स्वामी को हराकर सामंत स्थिति को छोड़कर सार्वभौम स्थिति में प्राप्त होता है। थोड़ा सा मैं दंती दुर्ग के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। दंती दुर्ग का पिता इंद्र था, जो कि बादामी के चालुक्यों का सामंत हुआ करता था। बादामी की एक शाखा थी जो कि गुजरात में शासन कर रही थी। संभवतः उसने विद्रोह किया था, उसी को हराकर इंद्र ने उसकी पुत्री भवनागा से राक्षस विवाह कर लिया। उस विवाह के पश्चात उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह पुत्र था दांती दुर्ग। यह दांती दुर्ग वह शासक था जिसने राष्ट्रकूटों को सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो दांती दुर्ग को हम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं राष्ट्रकूट वंश में। दांती दुर्ग जब सत्ता पाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो 735 ईस्वी का समय चल रहा था। उस समय महाराज विक्रमादित्य द्वितीय, जो कि बादामी के चालुक्य नरेश थे, उनके समय यह सामंत की स्थिति में शासन करना शुरू किया। किसने? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग बहुत ही कूटनीतिक और सेना संचालन में बहुत ही निपुण। उसने कई युद्धों को जीता और अपने स्वामी को जिताया, उसमें मदद की। ऐसे ही एक युद्ध था गुजरात के इलाके में, जहां पर पुलकेशिन जनाश्रय ने अरबों से लोहा ले रखा था। ये सामंत थे बादामी के चालुक्यों के, ठीक है। वहां पर एक चालुक्य शाखा चल रही थी, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया। तो होता क्या है कि विक्रमादित्य द्वितीय जो है वो दांती दुर्ग को भेजते हैं, कहते हैं कि आप जाइए सेना लेकर, शाही सेना लेकर जाइए, आप पुलकेशिन जनाश्रय की मदद कीजिए। उनको मदद की आवश्यकता है क्योंकि अरबों ने आक्रमण किया है, अरब के लुटेरे मुसलमानों ने आक्रमण किया है। ऐसा नहीं है कि अरब एक ही बार आए या दो बार आए, बार बार उनका आक्रमण जो है भारत की भूमि पर होता रहा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद से बार बार भारत पर आक्रमण होता रहा और भारतीय शासकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसका एक उदाहरण दंती दुर्ग का मैं अभी बता रहा हूं, इस समय जो आपको बताने जा रहा हूं। दंती दुर्ग वहां पर चालुक्य की शाही सेना और राष्ट्रकूट की जो सेना थी सम्मिलित करके लेकर गए और पुलकेशिन जनाश्रय को मदद दी। अरबों को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त किया, अरबों को अपनी भूमि से खदेड़ भगाया। इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ और खड़वल्लभ की उपाधि दंती दुर्ग को दी। क्यों? क्योंकि वो खुश हुए कि हाँ, मेरा एक सामंत इतनी बहादुरी से लड़ा और अरबों को मार खदेड़ दिया, यहां से मारा और खदेड़ा। यहां से प्रभाव बढ़ा, जनता में लोकप्रिय हुए दंती दुर्ग। फिर इसके बाद दंती दुर्ग को विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने पुत्र कीर्तिवर्मा द्वितीय के साथ भेजा कांची पर चढ़ाई करने के लिए। कांची दक्षिण भारत में पल्लव की राजधानी थी। कांची का विजय किया गया, कीर्तिवर्मा ने विजय किया, दांती दुर्ग ने वहां पर इनकी सहायता की। बहुत खुश हुए। दांती दुर्ग का प्रभाव बढ़ रहा था। दांती दुर्ग ने सोचा क्यों ना हम अपना प्रभाव अपने इलाकों में करें, आसपास के इलाकों में, और ये ध्यान में रखकर करें कि बादामी के चालुक्यों की सीमा को टच न करें या उनको प्रभावित न करें, जिससे कि हमारे जो स्वामी हैं वो हमको ना प्रभावित करें, यानी कि हमको परेशान न करें या हम उनके निगाह में ना आ जाए, क्योंकि हम अभी सामंत स्थिति में हैं। तो दांती दुर्ग जो है वो नवसारी के चालुक्यों, नंदीपुर के गुर्जरों और मालवा के प्रतिहार वंशियों को हरा देते हैं। प्रतिहार वंशी राजा को द्वारपाल यानी अपना सामंत बना लेते हैं।
प्रतिहार वंशी जो द्वारपाल बनाया गया, इसका मतलब कि वो सामंत की स्थिति में आ जाता है। किसके? राजा दांती दुर्ग के। तो दांती दुर्ग इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह अब लोगों को, जो दूसरे राजे उनको जो है जीत कर अपने प्रभाव में ले रहा था, उनको सामंत बना रहा था वहां के राजाओं को। अब होता क्या है कि कीर्तिवर्मा द्वितीय देखते हैं कि ये हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कर रहा है, लोगों को जीत रहा है, राज्यों को जीत रहा है, और कल को ये शक्ति बढ़ाकर हो सकता है बादामी की चालुक्यों के ऊपर चढ़ाई कर दे। अब इसको रोकना है, इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाँ, नौसारी का जो हमारा सामंत है, चालुक्य वंश का जो सामंत है, उसको फिर से स्थापित किया जाए, उसको फिर से राजगद्दी दी जाए। इसके उपलक्ष्य में दोनों सेनाएं उपस्थित होती हैं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए। यहीं पर युद्ध हो जाता है, इन दोनों में कटुता आ जाती है संबंधों में। युद्ध बहुत भयंकर होता है, जिसमें दंतीदुर्ग बहुत ही बुरी तरीके से कीर्तिवर्मा द्वितीय को हरा देता है। चालुक्य सेना हार जाती है राष्ट्रकूटों से। हालांकि कीर्तिवर्मा अपने राज्य को बचाए रखने में सफल रहता है, वो तो अपना पूरा राज्य वहां पर शासन करता है, लेकिन दंतीदुर्ग को हार जाता है, एक प्रकार से अपने सामंत को हार जाता है। अब दंतीदुर्ग कहता है कि मैं अपने क्षेत्र में जो भी है, जो भी मेरे प्रभाव के क्षेत्र हैं, उन पर मैं स्वतंत्र रूप से शासन करूंगा। अब आपका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, या मेरे क्षेत्रों के ऊपर आपका प्रभाव नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कीर्तिवर्मा को हराकर दंतीदुर्ग सार्वभौम स्थिति को प्राप्त करता है, जबकि स्वकीय जो उसका जीवन काल था, जो शुरू हुआ था, वो सामंत की स्थिति से शुरू हुआ। तो यही सारी बातें मैंने आपको बताई। मालवा का क्षेत्र, दक्षिण मध्य गुजरात, ये सभी उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों पर तो वो शासन कर ही था। ठीक है, क्योंकि उनका पैतृक निवास स्थान वहां महाराष्ट्र के लाटूर, उस्मानाबाद के पास का था। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहां पर उस वीडियो में बताई, और एक संक्षेप में आपको फिर से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी। एक बात और बताऊं, ब्राह्मण धर्म अवलंबी था कौन? दंतीदुर्ग। फिर निसंतान ही, बगैर किसी बच्चे के, संतान के, दंतीदुर्ग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि 756 ईस्वी में दंतीदुर्ग निसंतान मृत्यु को प्राप्त होते। इसके बाद उनके पिता इंद्र के एक भाई थे कृष्ण, यानी कि इनके जो चाचा हैं, वो शासन सत्ता संभालते हैं जब दंतीदुर्ग निसंतान मृत्यु को प्राप्त। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। धन्यवाद।